Hello friends, welcome to Crack Science. I am Rimpi Pandey. Today's our topic is previous year practice paper set. जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें से 38 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आगे 39 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग देख लीजिए। अगर कोई क्वेरी होती है या डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, जिससे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग नहीं, कहीं और भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? अरेंज द कॉमन पैराडाइम ऑफ लॉस बेल मॉडल इन द सिक्वेशनल ऑर्डर। लॉस बेल के अकॉर्डिंग लॉस बेल मॉडल कम्युनिकेशन का मॉडल पूछ रहा है। ये कम्युनिकेशन का संप्रेषण का कौन सा मॉडल है जो सिक्वेशनल ऑर्डर में है? तो ये दिया था 5 लॉस बेल ने दिया है 5W मॉडल, कम्युनिकेशन का मॉडल दिया था। 5W में क्या था, इसको क्या करना है, सीक्वेंस में एक क्रम में अरेंज करना है। तो कौन सा इसमें सही आएगा? तो उन्होंने क्या दिया था, तो लॉस बेल ने जो 5W मॉडल दिया था वो दिया था हु से व्हाट, ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं। हु से व्हाट, इन व्हिच, टू whom, विद व्हाट इफेक्ट। अब इसमें नंबर वाइज कर सकते हैं। तो इसमें पहला मॉडल कौन सा आ रहा है, विद व्हाट इफेक्ट। ये 5W मॉडल थे लॉस बेल के अकॉर्डिंग। तो पहला कौन सा है, हु, तो इसमें कहाँ आ रहा है, हु से सी। फिर क्या आ रहा है, हु से व्हाट कहाँ आ रहा है, डी नंबर पे 2। इन व्हिच कहाँ आ रहा है, 3rd नंबर पे, ये रहा 2। फिर आता है टू होम, 4th हो गया। फिर विद व्हाट इफेक्ट, ये हो गया 5 नंबर। तो 1 2, तो इसमें सी कौन सा ऑप्शन है, सी फर्स्ट 2 में मिल रहा है। फिर डी सेकेंड ऑप्शन था हमारा, इसमें भी है। 3rd बी है, बी में भी है। 4th क्या है, ए या ई में, तो हमारा 4th था ए एंड ई। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। अगर यहाँ डाउट हो रहा है तो यहाँ आप लोग देख लीजिएगा क्या, किसने, कब, कैसे, क्या प्रभाव था। चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज इन ऑर्डर द स्टेप इन टेस्टिंग फॉर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। मतलब ऑर्डर अरेंज करना है जब हम स्टैटिस के महत्व का टेस्टिंग करते हैं। स्टैटिस के महत्व की जब हम टेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। सेकेंड, सेलेक्ट एंड कंप्यूट द टेस्ट फॉर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। सी ऑप्शन इज सिलेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर लेवल। 4th इज स्टेट द रिसर्च हाइपोथेसिस। लास्ट इज स्टेट द नल हाइपोथेसिस। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या अरेंज करना है ऑर्डर में। हिंदी में भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, परिणामों की व्याख्या या सांख्यिकी यथार्थ के लिए परीक्षण का चयन तथा परिकल्पना। सी त्रुटि की प्रायिकता स्तर का चयन। डी शोध प्रकल्पना बताना। ई शून्य प्रकल्पना बताना। तो ऑप्शन अरेंज करते हैं। या ये आप लोगों को याद करने की ज़रूरत होती है, देखना पड़ता है। या जिन्होंने रिसर्च किया है तो उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, लेकिन जिन्होंने रिसर्च नहीं किया, रिसर्च या डिजर्टेशन नहीं किया है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो आप लोग इसको देख लीजिए या याद कर लीजिए। इसमें सबसे पहले जो करते हैं, स्टेट द रिसर्च हाइपोथेसिस। सबसे पहले क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं। मैं नंबरिंग कर दे रही हूँ। सबसे पहले क्या है इसमें, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेट द रिसर्च हाइपोथेसिस। सबसे पहले क्या करते हैं, प्राकल्पना तैयार करते हैं। उसके बाद हम करते हैं स्टेट द नल हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद नल हाइपोथेसिस डिसाइड करते हैं।
फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर करते हैं हम सेलेक्ट अ प्रोबेबिलिटी लेवल ऑफ एरर। फिर हम क्या करते हैं, उसकी संभावना, मतलब एरर लेवल की संभावना क्या होगा उसको, अगर नल हाइपोथेसिस हो गया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एरर लेवल उसकी संभावना को सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं सेलेक्ट द कंप्यूट द टेस्ट फॉर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। फिर उसके हम क्या करते हैं, सांख्यिकी महत्व को क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। फिर इंटरप्रेट द रिजल्ट, मतलब परिणामों की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ये इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए डी का मैच करते हैं। ये सबसे पहले ई फर्स्ट में आ रहा है, क्या आ रहा है, सबसे पहले डी फर्स्ट में आ रहा था, डी 2 में आ रहा है, फिर सेकंड क्या आ रहा है, ई किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, मैच द आइटम्स इन लिस्ट विथ आइटम्स इन लिस्ट सेकेंड। मतलब मैचिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो मैच करना है कौन कौन से किस में होता है। फर्स्ट है डेक्सट्रिनाइजेशन, सेकेंड है जिलेटिनाइजेशन, थर्ड है कागुलेशन, फोर्थ है इमल्सिफिकेशन, ई है इंजाइमेटिक ब्राउनिंग। मायोनेसिस फील्ड में होता है, या ऑप्शन है पोटैटो नीड ऑफ डो, फोर्थ टोस्टेड ब्रेड, एंजाइमेटिक में प्रिपरेशन ऑफ पनीर, 6 में प्रिपरेशन ऑफ वाइट सॉस। तो हिंदी में भी आई थिंक समझा ही देते हैं 41 में। इसमें जो डेक्सट्रिनाइजेशन होता है, हिंदी में भी वही था, इंग्लिश में जो टर्म लिखे हैं सब सेम है, बस लिखा हुआ है हिंदी में ऐसे ही। डेक्सट्रिनाइजेशन में क्या होता है, इसमें होता है, इसमें देखना कि मेयोनीज में होगा, ये छिले आलू में होता है, कि आटा गूंथते हैं तब होता है, या ब्रेड जब सेकते हैं तब होता है, या पनीर बनाते हैं, या वाइट सॉस बनाते हैं। तो डेक्सट्रिनाइजेशन में हमको पता होता है जब हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ड्राई मतलब सूखी चीज़ का प्रयोग करके करते हैं। तो यहाँ पे जो डेक्सट्रिनाइजेशन होगा वो किस में करते हैं, ब्रेड सेकने में, क्या करते हैं, ब्रेड सेकने में। तो इसका फोर्थ का क्या ऑप्शन सही हो गया, ए डेक्सट्रिनाइजेशन। सेकेंड नंबर है जिलेटिनाइजेशन। जिलेटिनाइजेशन में क्या करते हैं, एक जेल बेस्ड यूज होगा, ड्राई नहीं होगा। तब इसमें देखो ऑप्शन में जेल बेस्ड क्या यूज हो रहा है, मेयोनीज, छिले आलू, या आटा गूंथना, या पनीर बनाना, या वाइट सॉस बनाना। तो इसमें जो वाइट सॉस बना रहे हैं, इससे क्या जेल किस में बन रहा है, मेयोनीज में इसमें जेल नहीं, आलू में तो नहीं बनेगा, पनीर में इसमें नहीं। तो इसमें जो 6 में वाइट सॉस बना रहे, इसमें क्या हो रहा है, जिलेटिनाइजेशन होता है। कागुलेशन क्या होता है, जमना किसी चीज़ का जमाते हैं, तो पनीर को क्या करते हैं, जमाते हैं, ऑप्शन में सी हो गया। फिर है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, इमल्सिफिकेशन का एग्जाम्पल है मेयोनीज, डी ऑप्शन। एंड फिर क्या है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, एंजाइमेटिक भूरापन क्या होता है। अब एक ही ऑप्शन ही बचा, आलू में होता है। देखिए जब आलू कट कर देते हैं तो क्या होता है, अगर वाटर नहीं लगा रहता उसमें पानी, तो वो क्या होता है, ब्राउन हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन मैच हो रहा है फोर्थ इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग लिख भी सकते हैं, कैसे भी करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैचिंग ये है सब, तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेलेनियम, विटामिन ई, फ्लेवोनॉइड्स, लाइकोपेन, 4 चीजें पूछा गया है, किस में होता है, देखते हैं। फ्लेवोनॉइड किस में होता है, सेलेनियम किस में होता है, एंड लाइकोपेन। तो लाइकोपेन एंड, अब इसमें गार्लिक ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड टोमेटो, सनफ्लावर सीड फूड एंड ग्रीन वेजिटेबल, 4। तो अंडरस्टूड, अच्छा ऑप्शन से पकड़ो, यहाँ पे ऑप्शन से देखा जाता है, क्योंकि ऐसे तो चीज़ें बहुत होती हैं, आपको बहुत चीज़ें पता होंगी, तो ऑप्शन से पकड़ते हैं। अब जैसे लाइकोपेन, इसमें आई थिंक सबको पहले ही पता होता है। तो लाइकोपेन क्या होता है, फोर्थ का क्या होगा, डी का हमको पता है कि डी में किस में होता है लाइकोपेन, सेकेंड में जाएगा, टोमेटो में जाएगा।
तो लाइक अब देखिए एक ही ऑप्शन आपने यहाँ पे पकड़ लिया, आपके सारे मैच हो गए। अब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन देखना तो पड़ता ही है, लेकिन एक क्लियर हो रहा है, कंफर्म हो रहा है, श्योरिटी हो रही है। तो लाइकोपेन किस में होता है? टोमेटो में। तो टोमेटो यहाँ पे हो गया डी, ये डी हो गया। फिर पूछ रहा है फ्लेवोनाइड किस में होता है? तो आप गार्लिक में होता है। अब तो ऑप्शन ही मिल गया, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया सी। फिर क्या पूछ रहा है? बी नंबर पूछ रहा है विटामिन ई किस में होता है? विटामिन ई किस में होता है? यहाँ पे सनफ्लावर सीड में होता है। बी कर सकते हैं इसको, बी ऑप्शन में है। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है? ए सेलेनियम किस में होता है? फोर्थ में सी फूड में होता है। सेलेनियम किस में होता है? सी फूड में होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन? ये तो यही क्लियर हो गया था, तो ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। हिंदी में देखो चाहे इंग्लिश में, ये सब चीज़ें सेम ही होती है, सेम टर्मों लिखे रहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, डायबिटिक एथेरोस्क्लेरोसिस। ए नहीं, फर्स्ट ए ऑप्शन है डायबिटीज, सेकंड है एथेरोस्क्लेरोसिस, सी पूछ रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डी पूछ रहा है सिरोसिस। किस में होता है? ऑप्शन देखते हैं। जो डायबिटीज किस में होता है? हार्ट बर्न में होता है, या प्रोटीनूरिया में होता है, या हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया में होता है, या ग्लाइसूरिया में होता है, या एसाइटिस में होता है। तो डायबिटीज जो होता है वो किस में होता है? ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया ये तो स्टेप ही होता है डायबिटीज का। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? इसमें यूरिन बार बार आता है, बार बार आने लगता है। तो ये हो गया ए ऑप्शन आपका, फोर्थ। एथेरोस्क्लेरोसिस किस में होता है? ये एथेरोस्क्लेरोसिस तब होता है हार्ट बर्न या प्रोटीनूरिया में, हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया में, या एसाइटिस में। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है ये होता है हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया में होता है। फिर उसके बाद है क्या ऑप्शन पूछ रहा है? से नेफ्रोटिक सिंड्रोम किस में होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये प्रोटीन की वजह से होता है, तो ये होता है प्रोटीनूरिया। क्या है ये? सी नंबर, प्रोटीनूरिया में। फिर बचा क्या? सी सिरोसिस। सिरोसिस किस में होता है? ये होता है एसाइटिस, या सिरोसिस एसाइटिस डिजीज ही बोलते हैं। ये हो गया डी। अभी किस में मैच कर रहा है? ऐसे मैच कर लो। फोर्थ नंबर किस में आ रहा है? डी में। किस में आ रहा है? फिफ्थ में। ये ऑप्शन मिल गया, ए जा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये आप लोग देखेंगे थोड़ा बोरिंग, मैं बार बार वीडियो में ये चीज़ बताती हूँ, थोड़ा बोरिंग लगता है पेपर, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत कवर होते हैं। मान लीजिए एक आपको किसी भी मैचिंग में मिल जाएगा यहाँ से, तो आपका सारा एक क्वेश्चन पूरा सही हो जाएगा। एक मैचिंग कहीं से यहीं से क्रॉस कनेक्शन हो गया तो काम हो जाएगा एक क्वेश्चन का। फिर फॉलोइंग है, मैचिंग द फॉलोइंग। क्या सिंबल दिए गए हैं? टेक्सटाइल का क्वेश्चन है। फ्लैट ड्राई, लाइन ड्राई, ड्रिप ड्राई, या ड्राई इन शेड, लाइन इन ड्राई। क्या होता है? क्या स्टेप होते हैं? तो ये जो थोड़ा सा एक स्क्वायर बना देते हैं, ऊपर से ऐसे थोड़ा सा चंद्रमा टाइप का बना देते हैं, हाफ बना देते हैं, हाफ सर्कल बोल सकते हैं, तो बनाते हैं। तो इसका जो सिंबल होता है ये होता है लाइन ड्राई का। आपने कभी ध्यान दिया होगा, लाइन ड्राई ऐसे होती है ना, ऐसे किए रहते हैं। फिर कोई डोरी पे कपड़े डालते हैं तो ऐसे क्या होते हैं? लाइन ड्राई टाइप हो जाती है। ऐसे याद रखिए ना, डोरी हो गया, ऐसे ये कपड़े डालते हैं तो क्या होता है? थोड़ा झुक जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन ड्राई। याद करने का तरीका बता रही हूँ, वैसे ऐसे होता नहीं है, मतलब इसका जो सिंबल है ऐसे होता है। फिर उसके बाद कौन सा? ये सिंबल जो होता है स्क्वायर बॉक्स में एक लाइन रहती है, इसको बोलते हैं फ्लैट ड्राई। क्या बोलते हैं? बी नंबर, फ्लैट ड्राई। फ्लैट ड्राई क्यों? फ्लैट ड्राई ऐसे याद करना कि ये फ्लैट है, मतलब एक बेड टाइप का फ्लैट है, ऐसे एक लाइन खिंची हुई है, स्क्वायर में सब रहते हैं, तो ये हो गया फ्लैट। याद करने का तरीका बता रहे हैं। फिर उसके बाद सी का क्या होता है? ये होता है जब स्क्वायर बॉक्स में ऐसे एक साइड में लाइन खींची, दो साइड में लाइन ऐसे खींच देते हैं, इसको बोलते हैं ड्राई इन शेड। मतलब क्या होता है? छाए में सुखाना। छाए में सुखाना, देख लीजिए एक बॉक्स बन गया है, यहाँ क्या है? छाया हो गया, तो दो लाइन हो गई है, तो क्या हो जाता है? छाए में सुखाने का तरीका होता है। डी में क्या है? जब तीन लाइन एक वर्टिकल में, मतलब क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर
तल में होंगी या वर्टिकल लाइन होंगी तो उसको बोलते हैं ड्रिप ड्राई। क्या बोलते हैं? ड्रिप ड्राई। मतलब ये ऐसे देखो, याद करो, ऐसे पानी क्या रहा, ड्रिप मतलब धीरे धीरे सूखना, ऐसे पानी चू रहा है, ऐसे लंबी लंबी लाइनें हो गई हैं, तो ये क्या होता है? ड्रिप ड्राई। याद करने का तरीका बता रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसे ही होता है, पानी चू रहा है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन। मैचिंग है, मैच द यार्न की बात कर रहा है। मैच द यार्न्स गिवन इन लिस्ट विद देयर डिस्क्रिप्शन गिवन इन लिस्ट सेकंड। क्या है? सबसे पहले क्रेप यार्न पूछा है, क्रेप धागा। दूसरा चेलाइल धागा। सी है कार्क स्क्रू धागा। फोर्थ है फ्लॉक यार्न। टेक्सटाइल के जो टर्म होते हैं, चाहे इंग्लिश में रहे, वो वैसे जो इंग्लिश में रहता है वैसे एज ए हिंदी में लिख देते हैं, प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, वो उसका अलग से मीनिंग निकाल के लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम हिंदी आई थिंक आप लोग समझ जा रहे होंगे। तो क्रेप यार्न क्या होता है? क्रेप यार्न का चलिए देखते हैं। स्ट्रिप ऑफ वूमेन लिनो फैब्रिक। लिनो बीब मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने बताया था लिनो बीब कौन सा, मतलब एक फैब्रिक का एग्जाम्पल दिया था मैंने। देखिएगा, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो पता होगा लिनो बीब कौन सी होती है, लिनो बुनाई कौन सी होती है। तो स्ट्रिप ऑफ वूमेन लिनो फैब्रिक क्रेप यार्न पूछ रहा है। सेकेंड ये होता है अनइवनली ट्विस्टेड यार्न, मतलब असमान तरीके से मुड़ा हुआ धागा, असामान तरीके से मुड़ा हुआ धागा। सी क्राक या मैं क्रेप यार्न की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो ऐठन वाले धागे की बात वो पूछ रहे हैं। सिंगल यार्न विद स्मॉल टफ्ट ऑफ फाइबर एडेड एट इंटरवल। एक धागा होता है लेकिन बीच बीच में क्या होता है? टफ्ट। उसमें बीच बीच के उसके धागे में क्या होता है? टफ्ट, मतलब गांठ टाइप की पड़ी हुई होती है। फिफ्थ पूछ रहा मेड फ्रॉम 2 पाइल्स ऑफ डिफरेंट कलर काउंट एंड ट्विस्ट। 2 पाइल्स के अलग अलग कलर के काउंट या मुड़ाव से बने हुए होते हैं, मतलब उसकी गिनती या उसके ट्विस्ट में 2 पाइल्स के बने हुए होते हैं। तो जो क्रेप यार्न होता है वो होता है हाई लेवल ऑफ ट्विस्ट। क्या होता है? हाई लेवल ऑफ ट्विस्ट। क्यों? देखिए, जब मैंने क्या बताया था कि बहुत ज़्यादा इसमें क्रेप यार्न कभी देखा होगा आप लोगों ने, हिंदी में देखो। क्रेप यार्न मतलब होता है समवलय का अधिक स्तर, समवलय का अधिक स्तर होता है। हिंदी तो बहुत डिफिकल्ट लग रही है अगर इसने जो पूछ लिया है। पहले का थर्ड, समवलय का अधिक स्तर। फिर उसके बाद क्या होता है? सेनेलाइन यार्न क्या होता है? चेनाइल यार्न बोलते हैं, सेनाइल यार्न बोलते हैं। चेनाइल यार्न जो होता है वो होता है बुने लीनो कपड़े की स्ट्रिप। क्या होती है? सेनाइल यार्न क्या होती है? बुने कपड़ों की स्ट्रिप हो जाती है, बिन। फिर उसके बाद क्या? कार्क स्क्रू यार्न। कार्क स्क्रू यार्न क्या होता है? ये होता है भिन्न भिन्न रंग, गिनती और वलय के 2 प्लाई। आई थिंक मुझे लग रहा है इंग्लिश में ज़्यादा बेटर होगा। डी में फ्लॉक यार्न जो होता है वो होता है बीच बीच में जोड़े रेशे के छोटे छोटे गुच्छों के साथ एकल तागा या धागा जो भी हो। तीन, तागा भी बोलते हैं, धागा भी बोलते हैं। देख लेते हैं, थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं, क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो भी इंग्लिश टेक्सटाइल को इंग्लिश में ही प्रेफर करते हैं। पहले का क्या था? थर्ड नंबर था। बी का क्या था? चेनाइल यार्न क्या होता है? वो होता है स्ट्रिप ऑफ वूमेन लिनो फैब्रिक। बी। कार्क स्क्रू यार्न क्या होता है? ये होता है मेड ऑफ 2 पाइल्स ऑफ डिफरेंट कलर काउंट एंड ट्विस्ट। सी। फ्लॉक यार्न क्या होता है? ये होता है सिंगल यार्न विथ स्मॉल टफ्ट ऑफ फाइबर इंडेड एट इंटरवल। डी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है आपका बी। बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लेवल ऑफ हायरार्की विथ मेथड ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। झगड़े को सॉल्व करने की जो एक क्रमावली है, हायरार्की है, वो उसका मेथड कौन सा है? आप देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला है लोवेस्ट, सबसे निचला स्तर। समवॉट लो, थोड़ा सा निचला स्तर। समवॉट हाई,
हाई से थोड़ा सा हाई, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा, अधिक क्या होता है इसमें। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। पहले जो लोवेस्ट होता है वो सबसे, अच्छा ऑप्शन में लोवेस्ट सबसे ज़्यादा कम स्तर पे कौन सा होता है, झगड़े को समाप्त करने के लिए जो मेथड है उसमें होता है सबसे पहले जो होता है लोवेस्ट जो होता है इंटीग्रेशन पूछ रहा है, कंप्रोमाइज, डोमिनेंस या वॉलंटरी सबमिशन या एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस। तो जो लोवेस्ट स्तर होता है वो होता है डोमिनेंस। क्या होता है, डोमिनेंस। मतलब सब कि मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, दो लोगों के बीच में या ग्रुप में झगड़ा हो रहा है, तो कोई आके एक दूसरे 2% पे डोमिनेंस कर जाएगा। नहीं, ये मान लीजिए 2 पेंसिल के लिए लड़ाई हो रही है, तो 2 पेंसिल में कोई आके एक डोमिनेंस कर गया, कह रहा नहीं ये मेरी ही पेंसिल है, तो दूसरा वाला पर्सन जो है वो कुछ नहीं पाया। तो यहाँ पे जो सबसे लोवेस्ट स्तर होता है झगड़ा शांत कराने का वो होता है डोमिनेंस। मतलब एक के दूसरे के ऊपर क्या हो गया, डोमिनेंस कर गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, समव्हाट लो, थोड़ा सा उससे, मतलब लो से थोड़ा सा बेटर होता है। हिंदी में दिखा देते हैं। निम्नतम स्तर, कुछ नीचा, कुछ ऊंचा, उच्चतम। चलिए इंग्लिश में देखते हैं यहाँ, आई थिंक तो आप लोग को भी थोड़ा सही लगेगा। तो डोमिनेंस हो गया है। बी नंबर समव्हाट लो, बी का क्या है, इंटीग्रेशन है या कंप्रोमाइज है या वॉलंटरी सबमिशन है या एक्सेप्टिंग द डिफरेंस है। तो ये होता है एक्सेप्टिंग द डिफरेंस, मतलब लो से थोड़ा सा ऊंचा होता है। कैसे होता है कि एक्सेप्टिंग ऑफ द डिफरेंस, मतलब जो भिन्नताएं थी दोनों में, जैसे लड़ाई हुई थी पेंसिल की कि हाँ कुछ बात थी, तो दोनों ने क्या हुआ, जो भिन्नता थी वो हाँ ठीक है तुम मान रहे, तुम ये कह रहे हो, हम ये कह रहे हैं, तो जो डिफरेंस था वो चीज़ को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। हाँ मेरे से भी गलती हुई थी, आपसे भी गलती हुई थी, ये यहाँ पे डिफरेंस बोले। तो ये थोड़ा सा निचले स्तर से ऊपर हो जाता है। फिर पूछ रहा है समव्हाट हाई, समव्हाट मतलब थोड़ा सा ऊंचा होता है, मतलब इस लो से थोड़ा ऊंचा होता है। तो ये होता है कंप्रोमाइज। क्या होता है, कंप्रोमाइज। मतलब कंप्रोमाइज कर लिया कि चलो ठीक है, हम आधी पेंसिल हम ले रहे हैं, आधी पेंसिल तुम ले ले रहे हो, तो मतलब उसमें हाफ तोड़ के आधी दे, तो कंप्रोमाइज कर लिया कि हाँ चलो मुझे भी थोड़ा मिल गया, आपको भी थोड़ा मिल गया। तो ये होता है हायर से थोड़ा कम होता है। डी पूछ रहा हायर, सबसे ऊंचा स्तर कौन सा होता है, ये होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एकीकृत बोलते हैं। क्या, डी। क्या होता है, डी। इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, एकीकृत हो जाते हैं कि समझ लेते हैं चीज़ों को। और एक होता है एक्सेप्टिंग ऑफ द न्यू डिसीजन, उसमें वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट से भी एक एक्सीलेंट बोल सकते हैं, उससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक किसी नए सोल्यूशन पे आते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 4 ही दिया है, तो यहाँ पे डी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए का थर्ड 2 में आ रहा है, बी का क्या है सी, बी का सेकंड नंबर, ए ऑप्शन आ रहा है, बी है 5th नंबर है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, मैच द एरिया लिस्ट विद द एरिया इन लिस्ट NCPCR, B NHRC, C NCW, D RCI। देखते हैं क्या है। NCPCR क्या है, वुमेन राइट्स है या चाइल्ड राइट है या डिसेबिलिटी इशू है या ह्यूमन राइट्स है या डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है। तो जो ए है वो क्या है, चाइल्ड राइट है। फुल फॉर्म क्या होता है NCPCR का, ये ए नंबर हो गया। NCPCR जो होता है वो क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने NCPCR का फुल फॉर्म बताया हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, अभी भी क्वेश्चन ये रिपीट होता रहता है। मैंने फुल फॉर्म बताया प्रीवियस वीडियो में, आप लोग देखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, नेशनल, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट।
चाइल्ड राइट्स। ये कब आया था, ये मैंने बताया हुआ है, आप कमेंट करके बताइएगा कि एनसीपीसीआर किस ईयर में आया था। नेक्स्ट है एनएचआरसी। ये किस लिए होता है एनएचआरसी? ये होता है ह्यूमन राइट्स के लिए। किसके लिए होता है? ह्यूमन राइट्स के लिए। बी नेशनल हेल्थ आर मीन्स क्या होता है? अच्छा, यहाँ ऑप्शन में ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, नेशनल हेल्थ वाला नहीं है ये है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। नेशनल, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब आया था ये आया था 1993 में। तो ये किसके लिए होता है? ये होता है ह्यूमन राइट्स के लिए होता है। ये बी ऑप्शन यहाँ पे ह्यूमन राइट्स। थर्ड क्या है? एनसीडब्ल्यू क्या होता है? ये होता है वुमेन राइट्स के लिए। किसके लिए होता है? वुमेन राइट्स के लिए। ये होता है ह्यूमन राइट्स के लिए, ये होता है चाइल्ड राइट के लिए। एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये कब इस्टेब्लिश, कब आया था, कब बना था ये हुआ था 1992 में। फिर है नेक्स्ट है डी पूछ रहा है क्या है? आरसीआई जो होता है ये किसके लिए प्रयोग में होता है? ये होता है डिसेबिलिटी इशू के लिए होता है। आरसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैं मेंशन कर दे रही हूँ यहाँ पे। आरसीआई का फुल फॉर्म था रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब आया था? आरसीआई कब आया था? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आया था 1986 में। 1986 में आया था, लेकिन फॉर्म हुआ था 1986 में, लेकिन जो आरसीआई एक्ट लागू हो गया था पार्लियामेंट के द्वारा वो हो गया था 1992 में। इनएक्टमेंट हुआ था, ये इनएक्टमेंट हो गया था। ये क्या हुआ था? सेटअप हुआ था 86 में। ये आप लोग ये अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी, आप जब प्रीवियस सेट पेपर सॉल्व करोगे तो काफ़ी किसी न किसी फॉर्म में रिपीट हुए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सही है बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है फोर्टी 48 नंबर क्वेश्चन है। मैच द डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर लिस्ट विद इट्स डेवलपमेंट इशू फॉर्म लिस्ट। मतलब डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होते हैं इनको इशू है, किस से रिलेटेड है? NRHM, सेकेंड ICDS, C मनरेगा, D DPEP। चलिए देखते हैं NRHM किसके लिए है। NRHM जो होता है वो होता है हेल्थ के लिए। किसके लिए होता है? हेल्थ के लिए था। यहीं पे अभी ये क्वेश्चन कहीं पे अभी देख रहे थे, यहाँ पे था NHRC होता है, यहाँ पे होता है कहाँ NRHM नेशनल। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है ICDS किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है, आई थिंक आप लोगों को सबको पता होगा, ICDS तो रटा होगा। तो ये होता है न्यूट्रिशन के लिए। किसके लिए होता है? न्यूट्रिशन के लिए होता है। C किसके लिए यूज होता है? वो होता है एम्प्लॉयमेंट के। मनरेगा किसके लिए यूज होता है? वो होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। DPEP किसके लिए यूज होता है?
मतलब इस ऑप्शन में किसके लिए प्रयोग होता है? ये होता है एजुकेशन के लिए। अब पता नहीं अब आप लोगों को मैं फुल फॉर्म बता रही हूँ, पता नहीं कि कुछ स्टूडेंट को पता होंगे, कुछ को नहीं पता होंगे। चलिए देखते हैं किसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दे रही हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है NRHM का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये कब लॉन्च हुआ था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया था? ये आया था 2005 में आया था। कब लॉन्च हुआ था? 2005 में। कौन लॉन्च किया था इसको? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया था 2005 में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आप लोगों को आई थिंक सबको पता होगा, कमेंट करके बताइएगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है यहाँ पे, ICDS स्कीम। नेक्स्ट है मनरेगा का भी फुल फॉर्म सबको पता ही है, आप लोग नहीं पता कमेंट करिएगा, एक दूसरे को बताइएगा। नेक्स्ट ये मैं बता दे रही हूँ, DPEP क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये कब आया था? DPEP कब आया था? ये आया था 1994 में। मिली एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को सपोर्ट देने के लिए आया था। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं क्या फर्स्ट का क्या सही था, सेकंड सही था। फर्स्ट का सेकंड किस में आ रहा है? ए में आ रहा है, तो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन। Following the theory of mass communication from list 1 with their characteristics feature from list 2। ये मास कम्युनिकेशन के बारे में पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन में मैच करते हैं। पहला है अथॉरिटेरियन थ्योरी, सेकंड है लिबर्टेरियन थ्योरी, सी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी है डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी। चलिए देखते हैं, पढ़ने से देखते हैं क्या अथॉरिटेरियन, हिंदी में एक बात दिखा देते हैं इसको। अधिकारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, सी सामाजिक, डी विकास मीडिया। अधिकारवादी सिद्धांत क्या होता है, उदारवादी सिद्धांत क्या होता है, सामाजिक क्या होता है, उत्तरदायित्व क्या होता है, एंड विकास मीडिया क्या होता है। देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। अथॉरिटेरियन जो होता है, मीडिया आर फ्री, मतलब जो मीडिया है वो स्वतंत्र है, या मीडिया आर कंट्रोल, मीडिया जो है नियंत्रित है, डी मीडिया आर रिस्पॉन्सिबल, मीडिया उत्तरदायित्व है, मीडिया आर एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, मीडिया गवर्नमेंट की एजेंट है, फिफ्थ मीडिया असिस्ट इन ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, मीडिया जो है समाज के विकास में क्या करता है, मदद करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा अथॉरिटेरियन थ्योरी के लिए? मीडिया आर कंट्रोल। क्या होता है अथॉरिटेरियन? मतलब ही होता है डोमिनेंस करना एक तरीके। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा होगा। अथॉरिटेरियन मतलब अधिकृत टाइप का होता है कि जो भी होता है सारी चीज़ें क्या होती है, कंट्रोल्ड में होती हैं। तो मीडिया आर कंट्रोल्ड, ए ऑप्शन इज राइट। बी पूछ रहा है लिबर्टेरियन थ्योरी कौन सी होती है? लिबर्टेरियन थ्योरी जो होती है, मीडिया आर फ्री। क्या होता है? मीडिया आर फ्री। मीडिया लिबर्टेरियन या लिबर्टेरियन पेरेंटिंग स्टाइल भी होती है कि पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं होता है अपने बच्चों से, कि चाहे कुछ भी काम करें उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। तो लिबर्टेरियन पेरेंटिंग स्टाइल भी होती है, लिबर्टेरियन थ्योरी भी होती है। चलिए इसमें क्या होता है कि मीडिया क्या होती है, स्वतंत्र रहती है, जो मन में आए उसका वो करें। सी पूछ रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत क्या है? सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत इसमें होता है मीडिया रिस्पॉन्सिबल। क्या होता है? सामाजिक की बात हो रही है तो मीडिया को उत्तरदायी होना पड़ेगा समाज के लिए। कोई ऐसी वैसी चीज़ें वो नहीं दिखा सकता है, या कोई ऐसी वैसी चीज़ें वो एक्टिविटी नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट है डी, डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी, विकासात्मक मीडिया सिद्धांत। ये क्या होता है? डी ऑप्शन क्या होगा? ये होता है मीडिया आर एजेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया या मीडिया असिस्ट इन ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। तो डेवलपमेंट की बात हो रही है तो जहाँ वहाँ पे तो ग्रोथ आना ही है, तो ये है फिफ्थ इज अ राइट आंसर। तो मीडिया विकासात्मक मीडिया थ्योरी क्या करती है? मीडिया असिस्ट इन ग्रोथ ऑफ, समाज के विकास में क्या करता है? मीडिया मदद करता है। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो है बी। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है? मैच द सिंबल, लास्ट क्वेश्चन है ये। मैच द सिंबल इन लिस्ट फर्स्ट विथ वर्ड्स इन लिस्ट सेकेंड। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, सांख्यिकी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये सिंबल क्या होता है? ये क्या सिंबल है? ये क्या सिंबल है? ये क्या सिंबल है? चलिए देखते हैं क्या सिंबल है। फर्स्ट जो है, ये जो सिंबल होता है ये होता है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी है पहला ऑप्शन, सेकंड है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, फोर्थ है सैंपल मीन, फिफ्थ है पॉपुलेशन मीन। चलिए इसको हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले देख लेते हैं। जो ये होता है, ए जो होगा इसका होता है, ये इसको बोलते हैं, जो एक्स करके ऊपर ऐसे बार टाइप का बना होता है, इसको बोलते हैं सैंपल मीन। क्या बोलते हैं? सैंपल मीन। फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉपुलेशन मीन। जब म्यू बोलते हैं इसको, वैसे अगर ये टर्म यूज करते हैं तो म्यू बोलते हैं, तो म्यू को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन मीन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसी को? प्रोबेबिलिटी। ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। फिर होता है आपका सिग्मा। सिग्मा को क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं इसको सिग्मा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है डी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है? सिग्मा का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। चलिए देख लेते हैं, इसमें सी राइट आंसर है। तो हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। सबने कौन सा ऑप्शन इसमें राइट था? सी। ए का सी है। चलिए देखते हैं ए का क्या है। यहाँ पे फोर्थ नंबर है, प्रतिदर्श माध्य होता है, इसका मीन्स होता है प्रतिदर्श माध्य। फिर उसका होता है पॉपुलेशन, ये म्यू का मीन्स होता है समिष्ट माध्य। क्या होता है? समिष्ट माध्य होता है म्यू का मीन्स। और हो बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रायिकता, सी। एंड फिर डी क्या है? सेकेंड नंबर है, सिग्मा को बोलते हैं समिष्ट मानक विचलन। क्या बोलते हैं? समिष्ट मानक विचलन। तो 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसे आई थिंक आप लोगों को ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई क्वेरी हो रही है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर क्रैक साइंस चैनल। थैंक यू।